अभी तक जो भी हमने फेडरलिज़म के चैप्टर में पढ़ा है उसके अंदर हमने ये बात तो समझ ली है कि किसी भी कंट्री में जब पावर को ज़्यादा गवर्नमेंट में शेयर किया जाता है, अधिकतर लोगों को पावर्स दिए जाते हैं, राइट दिए जाते हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट ज़्यादा स्मूथ तरीके से फंक्शन करती है। दूसरा, जो भी सरकार होती है किसी गवर्नमेंट में, वो जब दूसरे दूसरे कल्चर के लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट करती है, उन्हें भी पावर शेयर करती है, तो ऐसे एक कंट्री बहुत ही स्मूथली फंक्शन करता है। ये चीज़ हमने बेल्जियम के स्टोरी में भी पढ़ी थी, और श्रीलंका में जहाँ पर पावर को शेयर नहीं किया गया वहाँ पर बहुत बुरे हालात हो गए। अब हम इसको इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में और अच्छे से समझेंगे कि इस चीज़ को बोलते क्या है। अभी तक हमने पढ़ा कि किसी कंट्री में जो फेडरलिज़म होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर को शेयर करने के बाद भी अगर किसी कंट्री में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पावर को और लोअर लेवल पे शेयर करना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर हम जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी पावर को किस तरह से लोकल गवर्नमेंट में शेयर किया जाता है, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत में किस तरह से शेयर किया जाता है। तो इस वीडियो में हम 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ेंगे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ जो वर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन, इस डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार अपने पावर्स को लोकल बॉडी तक भी दे रही है और अपने पावर्स को शेयर कर रहा है। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन इज़ अ concept where center and state governments share their power to local government bodies। और ऐसा करना ज़रूरी क्यों है और इंडिया के रिस्पेक्ट में ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, और दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाना, उनकी बातों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो इस चीज़ को आसान कर देता है और ज़्यादा स्मूथ कर देता है। तो इसमें हम थर्ड लेवल यानी कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन करने से यानी कि पावर को लोकल गवर्नमेंट में बांटने से फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अधिकतर जो प्रॉब्लम अगर देखते हैं हमारे कंट्री में, वो ज़्यादातर लोकल लेवल पर होते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंट्री के अंदर नहीं होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि लोकल लेवल पर है, अब तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट है मान लीजिए, तो ऐसे में वो आसानी से टैकल हो जाएगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को पता है कि प्रॉब्लम का जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे पंचायत है, म्यूनसिपल कमीशन है, तो यहाँ पर होता क्या है कि लोगों को नॉलेज होता है कि उनके लोकेलिटी में क्या हो रहा है, वहाँ के लोग किस तरह से सोचते हैं, उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। तो ऐसे में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तीसरा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट के पास मान लीजिए फ़ंड आता है, वो टैक्स वसूल करके फ़ंड जनरेट करते हैं, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मिस एलोकेशन हो जाता है फ़ंड का, यानी जो पैसा जहाँ लगाना था वो वहाँ पर ना लग करके कहीं और जा कर के लग गया। तो ऐसे में इनएफिशिएंसी आती है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट यही पैसा लोकल बॉडी को दे दे, तो लोकल बॉडी कहीं बेहतर ढंग से पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और उन्हें पता होता है कि वो किस तरह से कहाँ पे पैसा लगाएं कि उन्हें लोगों का डेवलपमेंट हो और उनका ग्रोथ हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब सिर्फ पावर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं तो कई लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर पंचायत और जो म्यूनसिपल कमीशन होता है, इन सब में लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो डिसीजन होता है किसी कंट्री को फेवर करने के लिए, जो भी डिसीजन लिया जाता है,
वो सारे डिसीजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके वजह से डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत होती है। लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। अब बात करते हैं 1992 से पहले सिचुएशन क्या था लोकल गवर्नमेंट का। तो 1992 से पहले कई बार ऐसे कोशिशें की गई कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को देना चाहिए, और इस डायरेक्शन में बहुत सारा काम भी किया गया, लेकिन ये इतना एफिशिएंटली तैयार नहीं था कुछ भी। तो इसके वजह से लोकल गवर्नमेंट का उतना वैल्यू नहीं होता था 1992 से पहले। उसके बाद अगर पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटी बनती भी थी तो इसका जो पूरा पूरा पावर होता था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता था। यानी पंचायत और जितने भी अर्बन एरिया में, शहरों में जितने भी छोटे छोटे गवर्नमेंट है, उनका जितना भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता था सबका सब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास होता था। तो ये कोई ज़्यादा मैटर करता भी नहीं था। तीसरी चीज़ ये थी कि जो पंचायत में चुनाव होते थे, इलेक्शंस होते थे, वो भी बहुत रेगुलर होते नहीं थे। कभी हो गया, कभी नहीं हुआ, कभी बहुत देर से हुआ। तो इस सब चीज़ों के चलते जो लोकल बॉडी था उसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस 1992 से पहले था नहीं। लेकिन बाद में 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, सुधार लाया गया, और उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट को थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस माना गया, यानी कि इसे एक गवर्नमेंट बॉडी माना गया। और उसके बाद ये चीज़ देखी गई कि जो इलेक्शंस है, पंचायत के इलेक्शंस, म्यूनसिपल कमीशन जो भी होते हैं, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं, ये सब का इलेक्शन बहुत रेगुलर मैनर में होने लगा। और ये क्यों किया गया 1992 में, इसे एक गवर्नमेंट के रूप में क्यों देखा गया? क्योंकि इससे जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने का संभावना थी, और जो कि आगे चल के हम ऐसा महसूस भी करते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट में जो पंचायत है और जो म्यूनसिपल कमीशंस है, इसके वजह से जो लोग हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में। तो पहली चीज़ थी कि रेगुलर इलेक्शंस होने लगे 1992 के बाद। दूसरा, हम जानते हैं कि किसी भी गांव में जो ST SC OBC की आबादी होती है, जो लोग पिछड़े वर्ग के होते हैं, उन्हें कभी भी निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में कभी भी आगे नहीं रखा जाता था। तो ऐसे में होता क्या था कि लोग हमेशा, उनके अंदर ये भावना होती थी कि कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं, उन्हें कभी मौका नहीं दिया जाता है। तो जब 1992 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया और पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया, तो ऐसे में ST SC और OBC के लिए भी सीट को रिज़र्व कर दिया गया कि ये लोग यहाँ पर ही सरपंच या पंच बन सकते हैं। तीसरी चीज़ थी एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, और वुमेन को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। तो आजकल हम अधिकतर गाँव में देखते हैं कि जो मुखिया होते हैं वो अधिकतर वुमेन ही होती हैं। फोर्थ है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। तो पंचायत में इलेक्शन रेगुलर मैनर में हो, हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हो कि डिसकंटिन्यूएशन आ जाए चुनाव होने में। तो इस सब चीज़ को देखते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, और स्टेट इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इलेक्शन टाइम पर कराएं। अब हम बात करते हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। तो जैसा कि किसी भी गवर्नमेंट को काम करने के लिए टैक्सेस की ज़रूरत होती है, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं और उसी से वो लोग फिर आगे चल के डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चेंज किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो भी टैक्स वसूल कर रही है उसे वो लोकल गवर्नमेंट के साथ बांटे। अब यहाँ पर एक ट्री बना हुआ है, इसमें पावर जो है किस तरह से डिवाइडेड होते हैं एक इंडिया में, उसे दिखाया गया है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट है, फिर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में स्टेट और यूनियन टेरिटरी होते हैं। स्टेट के अंदर विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर होता है, और उस स्टेट के अंदर म्यूनिसिपैलिटी यानी जो शहरों में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, और जो गाँव में होता है उसे हम कहते हैं जिला परिषद। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पंचायत है वो सब मिल करके जिला परिषद बनाते हैं, और इस जिला परिषद के अंदर ग्राम पंचायत होता है। तो इस तरह से ये एक ट्री है जिसे हमें याद रखना चाहिए। आगे बात करते हैं पंचायती राज का। तो पंचायती राज में जो सबसे ऊपर का लेवल होता है उसे जिला परिषद कहते हैं। इसके अंदर जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में
वार्ड मेंबर्स होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, और इन वार्ड मेंबर्स में एक प्रेसिडेंट होता है जिसे सरपंच कहा जाता है। और इनका चुनाव कैसे होता है? इनका इलेक्शन होता है, जो अडल्ट पॉपुलेशन है उस गांव में वो लोग वोटिंग करके उन्हें चुनते हैं। तो सबसे ऊपर जिला परिषद, उससे नीचे ब्लॉक समिति होती है, और सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है। तो ग्राम पंचायत में अगर कोई इशू है जो सॉल्व नहीं हो पाया है तो वो ब्लॉक समिति तक जाते हैं। ब्लॉक समिति में जो प्रॉब्लम्स टैकल नहीं हो पा रहे, डील नहीं हो पा रहे, उन्हें जिला परिषद तक ले जाया जाता है। तो ये 3 लेवल याद रखना है पंचायती राज के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं पंचायत समिति का। तो पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत के जैसा ही है। तो जितने भी आसपास के गांव हैं उन सब का जो पंचायत है वो मिल करके पंचायत समिति बनाता है, और ये पंचायत समिति जिला परिषद में जा कर के अपने बात को रखते हैं। जिला परिषद में एमएलए होते हैं, एमपीज़ होते हैं, और जितने भी ग्राम पंचायत समिति हैं, है ना, जितने भी पंचायत समिति हैं वो सब कोई मिल करके जिला परिषद में जाते हैं। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत से मिल करके बना पंचायत समिति, और पंचायत समिति जो है वो मिल करके जिला परिषद को बनाता है। उसके बाद हमने शहरों में भी इसी तरह से जो है कैटेगरी है। इसमें सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल होता है, और उसके बाद नगर पालिका होती है। तो ये 3 बॉडी हैं अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट में। अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट में ये 3 बॉडी हैं, और विलेज में तो हमने बात कर ही ली है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा बेसिकली करता क्या है? ग्राम सभा में सरपंच और पंच होते हैं, ये हमने पढ़ा है। इनका काम यही होता है कि पंचायत को कंडक्ट करना, लोगों के बातों को सुनना और उन बातों को सुलझाना, ये होता है। दूसरा, मेंबर कौन कौन से हैं? इसके सारे लोग मेंबर होते हैं। तो एक जो ग्राम सभा होती है, इस ग्राम सभा में गांव के जितने भी लोग हैं सभी मेंबर होते हैं। तीसरा, इसकी मीटिंग साल में 2 या 3 बार बुलाई जाती है, जिसमें ये बात किया जाता है कि जो भी बजट मिला है उस ग्राम सभा को, उसको किस तरह से और किन किन कामों में इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली यही है कि किस तरह से भारत में जो है डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है पावर का, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ फेडरलिज्म का जो ये चैप्टर था वो भी ख़त्म होता है। थैंक यू।